हेलो फ्रेंड्स, स्वप्निल सायस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में गहराई से जानकारी लेंगे जिसने देश की सुरक्षा, अखंडता और राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा पैदा किया है। जिस मुद्दे के कारण देश के अनगिनत नागरिकों की जान गई है और कार्यरत प्रधानमंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष की भी। खालिस्तान का मुद्दा। आइए शुरू करें। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय प्रांतों पर अपनी विजय शुरू की, तब एक प्रांत था जो आकर्षक था पर उनकी पहुंच से बाहर था, पंजाब। उस समय पंजाब कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें मिस्ल कहा जाता था। ये सभी मिस्ल एक साथ मिलकर एक सिख संघ का गठन किया करते थे, जिसकी स्थापना बंदा सिंह बहादुर ने की थी, जिन्होंने पंजाब में खालसा की भी स्थापना की थी। बंदा सिंह को 1716 में मुग़लों ने पकड़ लिया और दिल्ली ले जाकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसके बाद पंजाब पर शासन करने वाला केवल एक मजबूत सिख सम्राट था, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। रणजीत सिंह ने मिस्लों को भंग कर दिया और 1799 में एक एकीकृत सिख साम्राज्य बनाया। इसमें वर्तमान भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र भी शामिल थे। रणजीत सिंह के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के शुजा शाह दुर्रानी से कोहिनूर हीरा जीत लिया था। उन्होंने 1839 में अपनी मृत्यु तक पंजाब साम्राज्य पर शासन किया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के बीच आपसी संघर्ष हुआ और साम्राज्य कमज़ोर हो गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करने का एक आकर्षक अवसर था। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 में लड़ा गया। सिख अपने सेनापतियों के विश्वासघात के कारण युद्ध हार गए। हालांकि अंग्रेज़ों ने पूरे पंजाब पर कब्जा नहीं किया और उसे महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को सौंप दिया, जो उस समय केवल 7 वर्ष की आयु के थे। 1849 के दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने सिखों से पंजाब जीत लिया और 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक इस पर शासन किया। उन्होंने कोहिनूर को भी सिख सम्राट से छीन लिया और वे उसे लंदन ले गए, जहां अब यह ब्रिटिश सम्राट के मुकुट पर मौजूद है। देश को स्वतंत्रता तो मिली, पर उसी के साथ उसका भारत और पाकिस्तान, इन दो देशों में बंटवारा भी हुआ। पंजाब प्रांत को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी पंजाब, जो भारत के साथ रहा, और पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान के पास चला गया। जिन्हा के सांप्रदायिक 2 नेशन थ्योरी और रेडक्लिफ की मैप पर मनमानी तरह से खींची रेखाओं की वजह से हुए सांप्रदायिक प्रलय के कारण पाकिस्तान के स्वामित्व वाले पंजाब के हिंदू और सिख पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के भारतीय क्षेत्रों में चले आए। यह इस वक्त था कि भारतीय पंजाब में सिख एक प्रमुख समुदाय बना। हालांकि यह केवल लुधियाना में बहुमत में था। इस प्रकार यह कथन कि पंजाब पारंपरिक रूप से एक सिख बहुल क्षेत्र था, एक झूठा प्रचार है। वास्तव में सिख पूरे भारत में फैले हुए थे। जैसे कि सिख धर्म का एक प्रमुख स्थान तख्त श्री पटना साहिब बिहार राज्य में है, हजूर साहिब महाराष्ट्र में है। पर जब उपमहाद्वीप पर विभाजन के बादल मंडरा रहे थे, तो वह अकाली दल ही था जिसने 1946 में पंजाब को सिखों की मातृभूमि घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया।
स्वतंत्रता के बाद अकाली दल ने भारत के भीतर पंजाब राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सुबह आंदोलन शुरू किया, लेकिन बाद में अकाली दल के कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग उठाने के लिए इस आंदोलन का एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। 1966 में एक अलग पंजाब राज्य का गठन किया गया। हालांकि इसकी राजधानी चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी बनाई गई और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अकाली दल जो पंजाब राज्य बनने के बाद से सत्ता में था, 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में हार गया। 1973 में इसने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जारी किया, जिसमें राज्य को शक्तियों और स्वायत्तता के और अधिक हस्तांतरण की मांग की गई थी। हालांकि उस समय इसने जनता का ध्यान ज़्यादा आकर्षित नहीं किया, लेकिन यह प्रस्ताव फिर से 1982 में सामने आया। इस बार जर्नैल सिंह भिंडरावाले के सक्रिय नेतृत्व के माध्यम से। भिंडरावाले सिख धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल का मुख्य था। ये वही धार्मिक संस्था है जहां गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। नाइनटीन 1970s के मध्य तक बहुत सारे लोग जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में नहीं जानते थे। 1977 में अकाली दल ने पंजाब चुनाव जीते। यह माना जाता है कि इसी हार के बाद कांग्रेस ने और ख़ास तौर पर ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने भिंडरावाले को अकाली दल का सामना करने के लिए खड़ा किया। भिंडरावाले को सिखों का एक बहुत मजबूत सांप्रदायिक आधार था। इसके पीछे विचार यह था कि एक सांप्रदायिक इमेज वाले व्यक्ति को अकाली दल के खिलाफ खड़ा करना, जिससे अकाली दल की सिख वोट बैंक नष्ट हो और कांग्रेस को सत्ता मिल जाए। भिंडरावाले का एक करिश्मय व्यक्तिमत्व था और वह सांप्रदायिक रूप से कट्टर था। कांग्रेस का मंसूबा कामयाब रहा। इसने 1980 के पंजाब विधानसभा चुनाव जीते। पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में भिंडरावाले तेजी से प्रमुखता से उभरा। अकालियों ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पुनरुज्जीवित करने और खुद को सिखों के हितों का संरक्षक यह जताने के लिए भिंडरावाले की सांप्रदायिकता का भी इस्तेमाल किया। केंद्र में कांग्रेस सरकार की मर्जी और भारत के उस वक्त के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के भारी समर्थन की वजह से भिंडरावाले को AK-47 जैसे आधुनिक एवं हथियारों से लैस सशस्त्र लोगों का एक कैडर बनाने में कोई बाधा नहीं आई। 1981 के सेंसस के बाद पंजाब में सांप्रदायिक रेखाएं और तेज होने लगी। सेंसस अधिकारियों ने हिंदुओं की मातृभाषा हिंदी के रूप में दर्ज की, जबकि उनमें से कई पंजाबी बोलते थे। उसी वक्त भिंडरावाले ने अपने अनुयायियों को पंजाब से हिंदुओं और अन्य समुदाय के लोगों को भगाने के लिए उकसाया। उसके हथियारबंद लोगों ने निर्दयतापूर्वक कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। इसका असर देश के अन्य हिस्सों में भी पड़ा, जहां कई मासूम सिखों को भीड़ ने मार डाला। इस बेकाबू हिंसा ने भिंडरावाले को रोकने के लिए पंजाब और केंद्र दोनों में कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया। भिंडरावाले ने तब तक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के करीब स्थित अकाल तख्त की पवित्र इमारत पर कब्जा कर लिया था और इलाके की घेराबंदी कर दी थी। उसने खालिस्तान के मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते का विरोध किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंडरावाले के खिलाफ भारतीय सेना की सैन्य कार्रवाई का कोड नेम। सेना और सरकार के अनुसार वह 5 जून
1984 को शुरू हुआ था। इस दौरान जनरल अरुण वैद्य भारतीय सेना अध्यक्ष थे। ऑपरेशन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार थे। स्वर्ण मंदिर परिसर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए सेना ने आक्रमण शुरू किया, लेकिन इन आतंकवादियों को एक बर्खास्त सेना अधिकारी मेजर जनरल शहाबेग सिंह ने प्रशिक्षित किया था, जो खुद भी भिंडरावाले गिरोह में शामिल हो गए थे। सैनिकों और कमांडो के माध्यम से परिसर पर कब्जा करने में असमर्थ सेना ने गोल्डन टेम्पल में टैंकों और तोपों का इस्तेमाल किया। भिंडरावाले को 6 जून को शहाबेग सिंह और अन्य आतंकवादियों के साथ मार गिराया गया। क्रॉस फायर में एक बड़ी नागरिक हताहत भी हुई। सेना ने भी अपने कई जवान और कमांडो खोए। उम्मीद थी कि भिंडरावाले की मौत के बाद पंजाब में अशांति और सांप्रदायिक हिंसा कम होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। हिंसा और उग्रवाद बढ़ा और मौत के आंकड़े भी। 1987 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो लगभग अगले 5 वर्षों तक चला। सिखों के बीच पनप रहे असंतोष के कारण 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद विशेष रूप से नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें हजारों सिख मारे गए। 10 अगस्त 1986 को जनरल अरुण वैद्य को उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ ही महीनों के भीतर खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादियों द्वारा पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पंजाब के तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल के प्रभावी नेतृत्व के कारण उग्रवाद को खत्म कर दिया गया, पर खालिस्तान का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। भिंडरावाले को आज भी कई लोग मानते हैं और यहाँ तक कि उसकी पूजा भी करते हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय सिखों के एक वर्ग ने आज भी खालिस्तान के मुद्दे को समर्थन और प्रसिद्धि देकर इसे ज्वलंत रखा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई भी खालिस्तान के मुद्दे को भड़काने और समर्थन देने में सक्रिय रही है। हाल ही के दिनों में पंजाब में उग्रवाद को फिर से पैदा करने की कोशिशों में अमृतपाल सिंह नाम का एक युवक सामने आ रहा है। वह अपने आप को वारिस दे पंजाब नामक एक समूह का नेता बताता है और ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर के भेष में युवाओं को आकर्षित करने और हथियारों और गोला बारूद को छुपाने का काम करता है। वर्तमान में अमृतपाल फरार है और पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उसकी तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं। पंजाब राज्य और भारत सरकार की कार्रवाई के विरोध में सिख डायस्पोरा के कुछ सदस्यों ने सैन फ्रांसिस्को और लंदन जैसे शहरों में भारतीय दूतावासों पर हमला करके तोड़फोड़ की। इन सभी में सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। किस तरह संकीर्ण राजनैतिक हितों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की क्षमता है। धर्म एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसे सत्ता और सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों द्वारा बहुत ही सावधानी से संभाला जाना चाहिए। लापरवाही से बड़ी तबाही मच सकती है। इसके अलावा हमारे देश में हो रहे स्वयं घोषित संतों का उदय भी एक खतरे की निशानी है, क्योंकि ये लोग बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर धर्म और अन्य संकीर्ण पहचानों की सहायता से लोगों को लुभाकर
देश विरोधी भावनाएं निर्माण कर सकते हैं। जहां पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत को काटने और तोड़ने की फिराक में बैठे हुए हैं, वहां देश के हर नागरिक का काम है कि वह देश के अंदर शांति और एकता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करें। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद।